सुप्रभात बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ हैं और मेरी वीडियोस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। बच्चों, आज अपनी इस वीडियो में हमने एक नया पाठ पढ़ना है। कौन सा पाठ? हमने पढ़ना है व्याकरण का पाठ 11, क्रिया। तो क्रिया किसे कहते हैं? इंग्लिश में आपने पढ़ा है ना, वर्ब। वही क्रिया यानी कि वर्ब, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि क्रिया क्या होता है। किसी काम का करना या होना। क्या लिखा है मैंने? किसी भी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। बहुत से काम होते हैं जो हम करते हैं, चलना, उठना, बैठना, लड़ना, झगड़ना, हाँ, और बहुत से काम ऐसे होते हैं जो अपने आप हो रहे हैं। सूरज का निकलना, बिजली का कड़कना, तो ये सब भी क्रियाएं हैं। तो किसी काम का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया। फिर है क्रिया जो है वो विकारी शब्द है। क्रिया क्या है? विकारी शब्द। आपने पढ़ा था पहले भी कि विकारी शब्द कौन से होते हैं? जो बदल जाएं, जिनमें परिवर्तन आ जाए, है ना। तो क्रिया भी बदल जाती है, क्रिया में भी परिवर्तन आ जाता है। किस कारण परिवर्तन आता है? तो देखिए, लिंग, वचन, कारक और काल। लिंग, वचन, कारक और काल के कारण क्रिया बदलती रहती है। जैसे काल के हिसाब से कैसे? वह चलता था, वह चलता है, वह चलेगा। लिंग के हिसाब से अगर लड़का है तो वो बोलता है वह चलता है, लड़की है तो वह चलती है, बहुत सारे हैं तो वह चलेंगे। तो लिंग, वचन, काल, कारक के हिसाब से भी क्रिया जो है वो बदलती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए क्रिया जो है वो विकारी शब्द है। विकारी शब्द और कौन कौन से थे? संज्ञा विकारी शब्द है, संज्ञा बदलती है। सर्वनाम विकारी शब्द है ना। विशेषण विकारी शब्द है और क्रिया, ये चारों विकारी शब्द हैं। फिर है आपकी किताब में दिया हुआ है धातु रूप क्या होता है। ये एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। धातु रूप क्या होता है? तो जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे धातु रूप कहते हैं। आपने संस्कृत में भी पढ़ा है ना। तो धातु क्या होता है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे कि पढ़, लिख, उठ, बैठ, ये सब क्या है? धातु रूप। इसके पीछे जब धातु रूप के साथ में हम प्रत्यय लगाते हैं, क्या लगाते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के पीछे लगता है। तो पढ़, लिख, उठ, बैठ के पीछे जब प्रत्यय लगाया जाता है तो नई नई क्रियाएं बनती हैं, नई नई क्रिया शब्द बनते हैं। जैसे पढ़ के साथ में आ लगा दीजिए, पढ़ा। ई लगा दीजिए, पढ़ी। ना लगा दीजिए, पढ़ना। उठना, उठी। बैठना, है ना। तो मूल जो रूप है क्रिया का, धातु रूप जो है, उसके साथ में जब प्रत्यय लगता है तो नए नए शब्द बनते हैं, नए नए क्रिया शब्द बनते हैं। ठीक। उसके बाद है क्रिया के भेद। तो बेटे क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्म के आधार पर और दूसरा रचना या संरचना, आप कुछ भी कह सकते हैं, रचना के आधार पे। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्म के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो जानते हैं क्या है ये कर्म के आधार पर भेद? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो बेटे कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद। एक अकर्मक क्रिया और दूसरी सकर्मक क्रिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये अकर्मक, सकर्मक, कर्म। सबसे बड़ी बात तो आती है कर्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं, है ना। तो इसको समझने से पहले, कर्म क्या है समझने से पहले ये जानते हैं। देखिए, हिंदी व्याकरण में ना तीन चीजें हैं। पहली कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया। इंग्लिश में भी यही है। कर्ता किसे कहते हैं? इंग्लिश में कर्ता किसको कहते हैं? सब्जेक्ट को। ठीक है, किसी भी काम का करने वाला, ठीक है, वो होता है कर्ता। तो कर्ता क्या मतलब है? सब्जेक्ट। फिर है कर्म। कर्म मतलब जो भी काम हम कर रहे हैं उसका असर जिस पे भी हो रहा है वो कर्म है। ठीक। तो कर्म को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। और तीसरा है क्रिया। क्रिया, जो भी काम हम कर रहे हैं वो है क्रिया यानी कि वर्ब। तो इंग्लिश और हिंदी में ये तीनों चीजें होती हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया, यानी कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। लेकिन दोनों का प्रयोग करने का ढंग अलग अलग है। हिंदी व्याकरण के अनुसार हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले लगाते हैं कर्ता को, लिखते हैं सबसे पहले काम करने वाला, फिर कर्म और आखिर में क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया। जैसे कविता सेब खाती है,
कविता कौन है? कर्ता, खाने वाली कविता है। कविता खाती है, क्या खाती है? तो खाती है क्या हो गया? क्रिया। लेकिन कविता क्या खाती है? सेब। तो सेब जो है वो क्या है? वो कर्म है। तो सबसे पहले हमने कर्ता लिखा, फिर कर्म लिखा और फिर क्रिया लिखा। ऐसा भी हो सकता है हम कर्म ना भी लिखें, बिना कर्म के भी वाक्य बन सकता है। आप बोल सकते हो ना, कविता खाती है, कविता गाती है, कविता चली गई, कविता सोती है ना। जरूरी नहीं है कि कर्म आएगा, हर वाक्य में कर्म हो ऐसा जरूरी नहीं है। कर्ता और क्रिया से भी वाक्य बन सकते हैं। कर्ता और क्रिया से भी वाक्य बन सकते हैं, कर्म की आवश्यकता नहीं होती। कई वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कर्म नहीं होता। ठीक है, तो अब इसमें मैंने कर्म लिख दिया, कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों है। आप इसके क्रम को आगे पीछे नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते कि क्रिया पहले ले आओ, कर्ता बाद में। खाती है कविता सेब, सेब कविता खाती है, ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और आखिर में क्रिया, यही नियम है। लेकिन अंग्रेजी का नियम इससे उलट है। अंग्रेजी के नियम में क्या है? देखिए, मैंने पहले सब्जेक्ट लिखा है, फिर वर्ब लिखा है और फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि मैंने लिखा है कविता ईट्स एन एप्पल। कविता पहले आ गई, उसके साथ में ईट्स यानी कि वर्ब उसके साथ में आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और ऑब्जेक्ट यानी कि जो कर्म है वो सबसे आखिर में चला गया। ठीक है, तो यहां हो गया। जैसे राम पत्र लिखता है, राम राइट्स अ लेटर, और लेटर जो कर्म है अंग्रेजी में, इंग्लिश में वो लास्ट में चला जाता है। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है? दो चीजें हमें यहां समझ में आई। पहली कि व्याकरण के नियम के हिसाब से हिंदी में सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म और फिर क्रिया। दूसरी चीज हमें समझ में आई कि बिना कर्म के भी वाक्य बनाया जा सकता है। केवल कर्ता और क्रिया के साथ भी वाक्य बन सकता है, कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ आ गया कर्ता, कर्म और क्रिया। अब देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर कितने भेद हो गए? 2। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक, अ का मतलब होता है नहीं। अ का मतलब क्या होता है? नहीं। आप करते हो ना अमर, अमर क्या होता है? अ जमा मर, जो ना मरे। असफल, अ मतलब नहीं, सफल मतलब सफलता प्राप्त, जिसे ना हो, असफल, है ना। तो यहाँ पर अकर्म, अकर्म मतलब वे वाक्य जिनमें कर्म नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? अकर्मक। अभी मैंने कहा था ना, बहुत से वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि अगर ये होता कविता खाती है तो ये अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है, इसमें कर्ता है और क्रिया है, कर्म का अभाव है, कर्म है ही नहीं, है ना। तो ये अगर मैं लिखूंगी कविता खाती है तो ये हो जाएगा कौन सा वाक्य? अकर्मक क्रिया का। ठीक। सकर्मक क्रिया, स मतलब होता है सहित, साथ में, यानी कि वे वाक्य जिनमें कर्म होता है। यानी कि ये कविता सेब खाती है, इसमें कर्म है। ठीक। अब सवाल उठता है, पेपर में कैसे आएगा? पेपर में कुछ वाक्य दिए जाएंगे, आपसे पूछेंगे कि बताओ भाई ये अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, क्रिया का कौन सा भेद है, अकर्मक या सकर्मक। तो आप पहचानोगे कैसे? एक तरीका तो ये आपने लिख लिया ये करता है, ये क्रिया है, और कर्म बचा, जो बचा वो कर्म, जिसके ऊपर असर हो रहा है, खाने का असर किस पे हो रहा है? कविता क्या खाती है? सेब खाती है। लेकिन दूसरा तरीका है कि आप प्रश्न बनाएं, किससे? क्या, किसे, किसको, क्या, किसे, किसको से प्रश्न बना के देखें। जो भी उत्तर मिलेगा, अगर कोई उत्तर मिलता है, अगर कोई उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक, और अगर क्या, किसे, किसको लगा के उत्तर नहीं मिलता तो वो अकर्मक। जैसे कविता क्या खाती है, क्रिया के साथ क्या लगा के देखना है, क्या, क्या खाती है? सेब। तो ये क्या हो गया? सकर्मक। अगर होता कविता गाना गाती है तो क्या गाती है? गाना, सकर्मक। और अगर हो जाता है कविता जाती है तो क्या जाती है? कोई उत्तर नहीं है ना, तो वो अकर्मक। क्लियर? अकर्मक सकर्मक की पहचान क्या है, कैसे करेंगे आप?
क्या, किसे और किसको लगाकर। ठीक, अब जान जाते हैं जो सकर्मक क्रिया होती है उसके भी भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने कहा कि कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, कौन कौन से, एक अकर्मक एक सकर्मक। फिर मैंने कहा सकर्मक के भी दो भेद होते हैं, कौन कौन से, तो देखते हैं। तो देखिए, सकर्मक क्रिया के दो भेद, कौन कौन से भेद है, एक कर्मक और द्विकर्मक। या तो वाक्य में एक कर्म होगा, लिखा है ना एक कर्मक, यानी कि ऐसे वाक्य होंगे जिनमें एक कर्म होगा। अगर वाक्य में एक कर्म है तो वो एक कर्मक। द्विकर्मक, अगर वाक्य में दो कर्म है तो द्विकर्मक। कुल मिलाकर हम क्या बात कर रहे हैं, अगर वाक्य में कर्म नहीं है, ठीक है, अगर वाक्य में कर्म नहीं है तो वो अकर्मक, यानी कि वाक्य में कर्म है ही नहीं। दूसरे वो वाक्य होते हैं जिनमें कर्म होता है, जो होता है, जिन वाक्यों में कर्म होता है उन्हें कहते हैं सकर्मक। अब कई होते हैं जिनमें एक कर्म होता है तो एक कर्मक, और अगर दो कर्म होते हैं तो द्विकर्मक। सिर्फ इतनी सी बात है। अकर्मक, सकर्मक, सकर्मक के दो भेद, एक कर्मक और द्विकर्मक। क्लियर। उदाहरण देख लेते हैं। माली पानी देता है। अब मैंने आपको पहचान बताई थी कि कर्म की पहचान कैसे करोगे, कैसे करोगे, क्या, किसे और किसको के द्वारा, इनसे प्रश्न लगाओगे, बनाओगे, है ना। तो माली पानी देता है, क्या देता है, क्रिया के साथ क्या लगा के देखेंगे, तो क्या देता है, पानी, तो पानी कर्म है। अब एक ही मिल रहा है ना हमें उत्तर, एक ही उत्तर मिल रहा है। माली हो गया कर्ता, देता है क्रिया, क्या देता है, पानी, तो एक कर्म है इसमें। तो इस सकर्मक का कौन सा भेद है, एक कर्मक। अगर आपसे पूछा जाए बताओ अकर्मक है या सकर्मक, तब तो आप सीधा लिख देंगे सकर्मक। लेकिन अगर पेपर में आपसे पूछे बताओ सकर्मक का कौन सा भेद है, ठीक है, एक कर्म है इस वाक्य में या दो कर्म है, तो हमारे को एक ही उत्तर मिल रहा है ना, क्या देता है, पानी, तो ये एक कर्मक हो गया। इस वाक्य को देखिए, माली पौधों को पानी देता है, तो माली क्या देता है, पानी, किसको देता है या किसे देता है, पौधों को। अब यहाँ पे दो उत्तर मिल रहे हैं ना, क्या देता है, पानी, किसे देता है, पौधों को, है ना। तो यहाँ पर दो उत्तर मिल रहे हैं, ये हो गया द्विकर्मक, इसमें दो कर्म है। क्लियर। अब मैंने नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, ये है अकर्मक और सकर्मक के, सकर्मक के दो भेद। तो देखिए, डॉक्टर ने दी। अब डॉक्टर ने दी, क्या दी, क्या दी, किसे दी, किसको दी, कोई उत्तर नहीं मिल रहा, तो ये अकर्मक। डॉक्टर ने दवा दी, क्या दी, दवा, क्या दी, दवा, एक उत्तर मिल रहा है, तो ये सकर्मक का कौन सा भेद है, एक कर्मक। यहां देखिए, डॉक्टर ने मरीज को दवा दी, डॉक्टर ने क्या दी, क्या दी, दवा, किसे दी, मरीज को, दो उत्तर मिल रहे हैं, तो ये द्विकर्मक। दूसरा देखिए, प्रिया लिखती है, क्या लिखती है, हमें कुछ नहीं पता, तो ये अकर्मक, इसमें कर्म है ही नहीं। ठीक। प्रिया पत्र लिखती है, क्या लिखती है, पत्र, एक उत्तर मिल रहा है ना, क्या लिखती है, क्रिया के साथ क्या लगा के देखेंगे, क्या लिखती है, पत्र, तो ये हो गया एक कर्मक क्रिया। प्रिया कविता को पत्र लिखती है, क्या लिखती है, पत्र, किसे लिखती है या किसको लिखती है, कविता को, तो इसमें दो उत्तर मिल रहे हैं, तो ये हो गया द्विकर्मक। क्लियर। तो ये था हमारा कर्म के आधार पर भेद। अब हम क्या करेंगे, रचना या संरचना के आधार पर भेद। तो संरचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, हाँ, संरचना के आधार पर होते हैं 5 भेद। कितने भेद, 5 भेद। पहला, सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें एक ही क्रिया होती है, जिसमें जिस वाक्य में केवल एक पद ही क्रियापद होता है। जैसे रवि चलता है, चलता है, तो क्रिया क्या है, चलना। रवि चला, चला एक ही क्रिया हो रही है ना, चलना, तो यहाँ पर ये हो गई सामान्य क्रिया। दूसरा है हमारा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जिसमें क्रिया तो एक ही होती है, ठीक है, लेकिन क्रियापद एक नहीं होता, दो क्रियाएं मिलकर एक ही क्रिया का काम करती हैं। दो क्रिया के पद, दो क्रियापद एक ही क्रिया का काम कर रहे हैं। जैसे रवि चल दिया है या चल चुका है, ठीक है, तो चल
चलना एक क्रिया है, दिया यानी कि देना, ठीक है, चल देना, वो चल पड़ा है वहां से। तो यहाँ पे दो क्रियाएं हैं, दो क्रिया शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन वो दोनों मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, चलना। रवि चल दिया है मतलब रवि चल रहा है, एक तरीके से रवि चल रहा है। चल, चल मतलब चलना, एक क्रिया हो गई। रहा है, रहना, मूल धातु क्या है, रह, रहना। तो दो क्रियापद हैं, लेकिन दोनों मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, एक ही क्रिया का बोध करा रहे हैं। तो ये हो गई हमारी संयुक्त क्रिया। फिर है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जो क्रियाएं बनती हैं उसे नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे गर्म, गरमाना, ठीक है, साठ, सठियाना, है ना, इस तरीके की बात, बतियाना। ये वाली जो क्रियाएं होती हैं, आपकी बुक में टेबल बना हुआ है, आप वहां देखेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, बच्चों को पाठ दोहराना चाहिए, ठीक है, तो दोहराना ये हमारी क्रिया बनी। हमें छोटी बातों पर गरमाना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, तो गर्म, गरमाना, ठीक है। तो ये हो गई हमारी नाम धातु क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है। फिर है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया होती है जिसमें कर्ता स्वयं काम नहीं करता, वो दूसरे को काम करने की प्रेरणा दे रहा है, ठीक है, काम खुद ना करके किसी को प्रेरणा दी जाती है, वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे देखिए मैंने दो वाक्य लिखे हैं, माँ बच्चे को खाना खिलाती है। अगर होता यहाँ पर बच्चा खाना खाता है तो बच्चे को किसी की प्रेरणा की जरूरत नहीं है ना, बच्चे का मन कर रहा है, उसने खाना खा लिया, बच्चा खाना खाता है, सिंपल सामान्य क्रिया, ठीक है। लेकिन माँ बच्चे को खाना खिलाती है, यानी कि बच्चे को प्रेरित कौन कर रहा है खाना खाने के लिए, माँ। माँ अगर खाना नहीं खिलाएगी तो बच्चा नहीं खाएगा, तो बच्चे को प्रेरित कर रही है माँ। ये हो गया प्रथम प्रेरणार्थक। इसे प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक भी कहते हैं, जिसमें डायरेक्ट प्रेरणा दी जाती है। पिताजी बच्चे को पढ़ाते हैं। अगर होता बच्चा पढ़ता है तो बच्चे को प्रेरणा नहीं दी जा रही, उसका मन कर रहा है, वो पढ़ रहा है। लेकिन पिताजी बच्चे को पढ़ाते हैं, अध्यापक बच्चे को सिखाते हैं। यहाँ पे अध्यापक बच्चे को सीखने के लिए या पिताजी बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो ये हो गया प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक। दूसरा है माँ नौकरानी से बच्चे को खाना खिलवाती है, यानी कि माँ खुद नहीं कर रही, माँ पहले किसे प्रेरणा दे रही है, माँ नौकरानी को कह रही है, नौकरानी को प्रेरणा दे रही है, फिर नौकरानी आगे बच्चे को प्रेरणा दे रही है कि खाना खाओ। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी जा रही है। तो प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद हो जाते हैं, प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक आप कह सकते हैं, या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक, ठीक है। तो ये हो गया। फिर है हमारा आखिरी है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया यानी कि मुख्य क्रिया से पहले भी एक क्रिया जब वाक्य में देखने को मिलती है, मुख्य क्रिया से पहले भी एक क्रिया होती है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी कि मुख्य काम करने से पहले जब कोई और काम किया जाए, जैसे रवि सोकर उठ गया, उठ गया, उठ गया ये मुख्य क्रिया है, लेकिन उठने से पहले उसने एक और काम किया, क्या, सोकर, यानी कि वो पहले सोया हुआ था, वो पहले सोकर उठ गया, सोकर उठा। जैसे बच्चा यहाँ पे है, पिताजी हंसकर चले गए, पहले पिताजी हंसे, ठीक है, हंसे और फिर वो चले गए, डांट कर चले गए, उठकर चला गया, है ना। इसमें कर जो होता है वो पहचान हो जाती है, ठीक है। पिताजी मुस्कुराकर बोले, तो पहले पिताजी मुस्कुराए फिर पिताजी बोले, ठीक है। तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। इसके बाद क्या, इसके बाद आपका गृह कार्य। लेकिन एक बारी संक्षिप्त में समझ लेते हैं, इस पूरे पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्रिया की परिभाषा पढ़ी, किसी भी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर दो भेद, अकर्मक, सकर्मक। फिर सकर्मक के भी हमने दो भेद किए कि अगर कर्म है वाक्य में, या तो एक कर्म होगा या तो दो कर्म होंगे। अगर एक कर्म है तो एक कर्मक और दो कर्म है तो द्विकर्मक। फिर संरचना के आधार पर हमने पढ़ा, संरचना के आधार पर 5 भेद पढ़े। कौन कौन से, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, है ना, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो ये 2 भेद क्रिया के जो हमने पढ़े हैं, इसे आपने दोबारा पढ़ना है, दोहराना है। गृह कार्य क्या है आपका, तो पहला प्रश्न, क्रिया किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं,
दोबारा उत्तर नहीं समझाऊंगी, क्योंकि आपको, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा, आप किताब में जरूर पढ़ेंगी। दूसरा, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, जो अभी मैंने बताए वो लिखेंगे। उदाहरण सहित 2-2 उदाहरण लिख दीजिएगा। फिर संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। फिर ये सभी भेद, जैसे मैंने 2-2 उदाहरण लिखे हैं, आप भी ऐसे ही कर देंगे। इसी के साथ किताब के पीछे जो अभ्यास कार्य दिया है वो भी आपने अपनी किताबों में करना है, कॉपी में नहीं करना, किताब में करना है। ठीक है, बुक वर्क बुक में ही करना है और ये होमवर्क आपने कॉपी में करना है। ठीक, तो अब मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में अपने नए पाठ के साथ। अपना ध्यान रखें।